एक फैक्ट्री के बारे में सोचिए। बड़ी बड़ी मशीन्स, स्टील के रिएक्टर, लंबी पाइपलाइंस और चारों तरफ धुआं धुआं। लेकिन फ्यूचर की फैक्ट्री शायद ऐसी ना हो सकता है उस फैक्ट्री में असली काम कोई बड़ी मशीन नहीं बल्कि एक छोटा सा सेल कर रहा हो। कोई बैक्टीरिया, कोई यीस्ट या फिर कोई एंजाइम। तो व्हाट इफ द नेक्स्ट बिग फैक्ट्री इज पावर्ड बाय द लिविंग सेल्स। ये छोटे जीव मेडिसिन बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं, फूड इंग्रेडिएंट बना सकते हैं और वेस्ट से यूजफुल मटेरियल बना सकते हैं। तो यही है बायो इकोनॉमी, यानी बायोलॉजी का इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाना और उनसे बिजनेस, जॉब और इकोनॉमिक वैल्यू पैदा करना। मैं हूं डॉक्टर अरुण और आज हम समझेंगे इंडिया अपनी बायो इकोनॉमी को 2035 तक लगभग 691 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने की बात क्यों कर रहा है। और असली सवाल ये है कि क्या लेबोरेटरी में बनी टेक्नोलॉजी सच में एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। इस पूरी कहानी में 5 बड़े सवाल हैं। सबसे पहला, बायो इकोनॉमी होती क्या है। दूसरा, इंडिया की बायो इकोनॉमी आज कितनी बड़ी है। तीसरा, 2035 का टारगेट इतना बड़ा क्यों है। और चौथा, इसका असर पेशेंट, फार्मर्स और इंडस्ट्री पर कैसे पड़ेगा। और सबसे जरूरी, बायोलॉजी को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए इंडिया को क्या सुधारना होगा, क्योंकि आइडिया बनाना आसान है। लेबोरेटरी में एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना भी आसान हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट को बड़ी फैक्ट्री में बनाना, हर बार सेम क्वालिटी रखना, उसकी प्राइस प्रैक्टिकल रखना और लोगों का भरोसा जीतना, यही असली चैलेंज है। तो सबसे पहले समझते हैं बायो इकोनॉमी होती क्या है। तो बायो इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज का बिजनेस नहीं है। जब हम सेल्स, एंजाइम्स, माइक्रोब्स या प्लांट्स या बायोमास का इस्तेमाल करके कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वह बायो इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला है बायोलॉजिकल इनपुट, यानी बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट मटेरियल्स और एंजाइम या कोई दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स। तो दूसरा है डिज़ाइन एंड प्रोसेस। तो यहाँ साइंटिस्ट तय करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होगा, उसे कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, पीएच कितना होगा, फाइनल प्रोडक्ट को अलग कैसे किया जाएगा। तीसरा है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर को एक बहुत बड़े एडवांस्ड और कंट्रोल्ड किचन समझिए, लेकिन यहाँ काम अंदाजे से नहीं होता। टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ऑक्सीजन कंट्रोल की जाती है, मिक्सिंग कंट्रोल की जाती है और कंटेमिनेशन को लगातार चेक किया जाता है। चौथा होता है फाइनल प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट वैक्सीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, बायोफ्यूल हो सकता है, फूड इंग्रेडिएंट हो सकता है या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देखिए। यीस्ट शुगर का इस्तेमाल करता है और फर्मेंटेशन के दौरान इथेनॉल बना देता है। घर में डो का फूलना भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन इंडस्ट्री में उसी बायोलॉजी को सही टेम्परेचर, सही टाइम और सही कंट्रोल के साथ चलाया जाता है। यही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जब कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है तो उसे बायो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। अब सवाल है कि इंडिया की बायो इकोनॉमी आज कितनी बड़ी है। 2025 में इंडिया की जो बायो इकोनॉमी का एस्टिमेटेड साइज लगभग 195.3 बिलियन यूएस डॉलर बताया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह एक रिपोर्ट बेस्ड एस्टिमेट है। इसे एक अलग ऑफिशियल जीडीपी सेक्टर की तरह नहीं देखना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। इसे एस्टिमेट के हिसाब से बायो इकोनॉमी इंडिया के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का करीब 4.8% हो सकती है। इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 18% बताई गई है। अब इस पूरे नंबर को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लगभग 90.2 बिलियन यूएस डॉलर। इसमें फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, बायोफ्यूल्स और बायो वेस्ट मटेरियल शामिल है। इसके बाद आता है बायोफार्मा, लगभग 64.5 बिलियन यूएस डॉलर। इसमें वैक्सीन्स, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स और दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। बायो सर्विसेज में रिसर्च, टेस्टिंग, क्लिनिकल स्टडीज और बायोलॉजिकल डाटा से जुड़ी सर्विसेज आती है। अब बायो एग्री में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बेटर सीड और फार्मिंग के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब ये नंबर सिर्फ बिजनेस नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि बायोलॉजी जो है वो अब सिर्फ लेबोरेटरी और रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रही है। अब बायोलॉजी मेडिसिन में है, फार्मिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है और सर्विसेज में भी है। अब अगला सवाल, 2035 का टारगेट इतना बड़ा क्यों है। 2025 का जो एस्टिमेट है वो 195.3 बिलियन यूएस डॉलर है। 2030 का प्रोजेक्शन है लगभग 392 बिलियन यूएस डॉलर और 2035 का प्रोजेक्शन है 691 बिलियन यूएस डॉलर। तो कैन इंडिया ग्रो मोर देन 3 टाइम्स इन ओनली 10 ईयर्स।
पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है। सिर्फ नई लेबोरेटरी खोलने से टारगेट पूरा नहीं होगा। इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जिनकी मार्केट में सच में ज़रूरत हो। प्रोडक्ट हर बैच में सेम होना चाहिए, उसकी क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और अप्रूवल का प्रोसेस भी साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब ये ग्राफ कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है, एक प्रोजेक्शन है। यानी हर सही पॉलिसी मिली तो अगर सही पॉलिसी मिली तो सही इन्वेस्टमेंट मिला, सही इंफ्रास्ट्रक्चर बना और प्लान सही तरीके से लागू हुआ तो सेक्टर इस लेवल तक पहुंच सकता है। बायोलॉजी अब सिर्फ वैक्सीन तक सीमित नहीं रही है, ये फूड में आ गई है। पेट्रोल, केमिकल, एडवांस मटेरियल, क्लाइमेट सॉल्यूशन और बायोलॉजिकल डाटा तक आराम से पहुंच चुकी है। इसलिए टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। अब समझते हैं इसका असर पेशेंट, फार्मर्स और इंडस्ट्री पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं पेशेंट। तो बेटर वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बायोलॉजिकल मेडिसिन्स और टारगेटेड ट्रीटमेंट से डिजीज़ को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है। ट्रीटमेंट को पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे हैं फार्मर्स। तो ज़्यादा हीट, कम पानी और सोयल की दिक्कत और क्रॉप डिजीज़ आज फार्मिंग के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। अब क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स इन प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हर फील्ड में एक जैसा काम नहीं करता। सोयल वहाँ पे अलग होती है, वेदर अलग होता है, क्रॉप अलग होती है और फार्मिंग मेथड भी अलग होता है। इसलिए प्रॉपर फील्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा फ़ायदा इंडस्ट्री को हो सकता है। कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और मटेरियल को पेट्रोलियम बेस्ड प्रोसेस की जगह बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी केमिकल इंडस्ट्री तबाह कर देगी बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजी हो जाएगी। जहाँ बायोलॉजी क्लीनर प्रोसेस देगी, सेफ प्रोसेस देगी और कॉस्ट कम कर सकेगी, वहाँ उसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। चौथा है वेस्ट टू वैल्यू। जैसे पराली, क्रॉप वेस्ट, फूड वेस्ट, एल्गी और दूसरे बायोमेस से फ्यूल, केमिकल्स या मटेरियल बनाए जा सकते हैं। लेकिन वेस्ट देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल तो फ्री है। वेस्ट कलेक्ट करने में पैसा लगता है, उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कई बार उसे ड्राई करना पड़ता है, उसमें मिट्टी, पानी और दूसरी इम्प्योरिटी हो सकती है, प्रोसेस भी महंगी हो सकती है। मार्केट नहीं होगी तो फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा भी नहीं। इसलिए वेस्ट तभी वैल्यूएबल बनेगा जब पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल होगा। अब इंडिया के सामने 6 बड़े अपॉर्चुनिटी एरिया हैं। पहला है प्रिसिशन मेडिसिन। तो हर पेशेंट की बॉडी एक जैसी नहीं होती, एक ही मेडिसिन हर पेशेंट पर एक जैसा काम नहीं करती। और फ्यूचर में जेनेटिक डाटा, मोलिकुलर डाटा और मेडिसिन हिस्ट्री देखकर किसी पेशेंट के लिए बेटर ट्रीटमेंट चुना जा सकता है। दूसरा है क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। तो ऐसी क्रॉप्स जो ज़्यादा हीट सह सके, कम पानी में ग्रो कर सके, सोल्ट वाली सॉइल में सर्वाइव कर सके और डिजीज़ का बेहतर सामना कर सके। और तीसरा है बायो बेस्ड केमिकल्स। तो माइक्रोब्स को छोटी बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें सही फूड, सही टेम्परेचर, सही कंडीशंस दी जाएं तो वे केमिकल्स, प्रोटीन्स, पॉलीमर और स्पेशल मटेरियल बन सकते हैं। चौथा है वन हेल्थ। व्हाट डज वन हेल्थ एक्चुअली मीन? तो सीधी बात है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर किसी एनिमल पॉपुलेशन में कोई नया पैथोजन दिखाई देता है या वेस्ट वाटर में किसी वायरस का सिग्नल मिलता है तो डिजीज आउटब्रेक का पता जल्दी लगाया जा सकता है। पांचवा है मैरीन इकोनॉमी। सीवीड, एल्गी और मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स, फूड सप्लीमेंट्स, बायोपॉलीमर, फार्म प्रोडक्ट और दूसरे यूजफुल मटेरियल बनाए जा सकते हैं। अब छठा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोलॉजिकल डाटा। तो एआई बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को तेज़ी से एनालाइज कर सकता है। हजारों या लाखों पॉसिबल मॉलिक्यूल में से कुछ प्रोमिसिंग ऑप्शन चुन सकता है। लेकिन एआई सिर्फ सजेशन देगा, जो फाइनल प्रूफ है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। मेडिसिन है तो क्लिनिकल टेस्टिंग से आएगा, फार्मिंग प्रोडक्ट है तो फील्ड ट्रायल से आएगा। कंप्यूटर स्पीड बढ़ा सकता है लेकिन बायोलॉजी को प्रूव और एक्सपेरिमेंट ही करेगा। अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। मान लो एक साइंटिस्ट ने 500 मिलीलीटर फ्लास्क में एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रोडक्ट बन गया, प्योरिटी भी अच्छी आई, रिजल्ट रिपीट भी हो गया। अब सब खुश भी हो गए। फिर किसी ने कहा अब यही प्रोसेस 50,000 लीटर प्लांट में चलाते हैं, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। वाई डज a सक्सेसफुल लेबोरेटरी प्रोसेस फेल इनसाइड अ लार्ज प्लांट? क्योंकि बड़ा रिएक्टर छोटे फ्लास्क की बड़ी फोटोकॉपी नहीं होता। छोटे फ्लास्क में मिक्सिंग आसान होती है, इन बड़े रिएक्टर में हर जगह ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचती, हर जगह न्यूट्रिएंट बराबर नहीं पहुंचता। कुछ जगह सेल्स तेजी से ग्रो कर सकते हैं, कुछ जगह सेल स्ट्रेस में आ सकते हैं।
और छोटे फ्लास्क में हीट आसानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन बड़े रिएक्टर में कुछ जगह टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है और कुछ जगह टेम्परेचर कम हो सकता है। लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल की जो छोटा क्वांटिटी इस्तेमाल होती है उसे कंट्रोल करना आसान होता है। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। हर बैच की क्वालिटी थोड़ी अलग हो सकती है। कंटेमिनेशन भी हो सकता है और कंटेमिनेशन बहुत बड़ा रिस्क है। लेबोरेटरी का छोटा बैच खराब हुआ तो नुकसान जो है वो लिमिटेड होगा, लेकिन इंडस्ट्री प्लांट में कंटेमिनेट हुआ तो कई दिन का काम, बहुत सारा रॉ मटेरियल और बहुत बड़ा पैसा खराब हो सकता है। फिर आती है क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्योरिटी, एक्टिविटी, सेफ्टी और शेल्फ लाइफ हर बैच की सेम होनी चाहिए। फिर आती है कॉस्ट। अब लेबोरेटरी में बहुत महंगा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सपेंसिव प्योरिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन मार्केट में कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जिसकी प्राइस प्रैक्टिकल होगी, तो प्राइस सस्ती होगी। फिर आता है रेगुलेशन। सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रोसेस वैलिडेशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रूल फॉलो करने होंगे, अप्रूवल लेना होगा। फिर आती है मार्केट। प्रोडक्ट साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मार्केट में पहले से सस्ता प्रोडक्ट मौजूद हो तो नया प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सप्लाई टाइम पर ना पहुंचे तो कस्टमर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ फ्लास्क में प्रोडक्ट बन जाना जीत नहीं है। असली जीत तब है जब वही प्रोडक्ट बड़े प्लांट में बने, हर बार सेम क्वालिटी में बने, सेफ बने और सही प्राइस पर बने। लैब में रिजल्ट आना पहला स्टेप है, प्लांट में प्रोसेस चलना असली टेस्ट है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, बायोलॉजी को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए इंडिया को क्या सुधारना होगा? तो पहला स्टेप है बायो E3 पॉलिसी। अब बायो E3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी बायोटेक्नोलॉजी से बिजनेस भी बने, एनवायरनमेंट पर प्रेशर भी कम हो और जॉब्स भी पैदा हो। दूसरा है बायो फाउंड्रीज। बायो फाउंड्री को एक शेयर्ड एडवांस्ड लेबोरेटरी समझिए। यहाँ ऑटोमेटेड मशीन्स बायोलॉजिकल डिज़ाइन को टेस्ट करती हैं, प्रोसेस को जल्दी इंप्रूव किया जा सकता है और हर स्टार्टअप अपनी महंगी लेबोरेटरी एक्चुअल में नहीं बना सकता। शेयर्ड फैसिलिटी से उसका खर्चा कम हो सकता है, उसका टाइम बच सकता है। तीसरा है पायलट मैन्युफैक्चरिंग। पायलट प्लांट लेबोरेटरी और बड़ी फैक्ट्री के बीच का स्टेप है। यहाँ प्रोसेस को मीडियम स्केल पर चलाया जाता है। यहीं पता चलता है कि मिक्सिंग ठीक है या नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टेबल है या नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है और प्रोसेस सेफ है या नहीं है। और चौथा है ग्रोथ फाइनेंस। तो रोड मैप में 2026 से 2035 के लिए लगभग 50,000 करोड़ के बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रपोजल दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए ये अभी प्रपोजल है, इसका अप्रूवल फंड नहीं समझना है। ये भी प्रपोजल दिया गया। इसका आइडिया ये है कि जिन टेक्नोलॉजी ने लेबोरेटरी स्टेज पार कर ली है लेकिन फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए पैसा नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। पांचवा है क्लियर रेगुलेशन। क्लियर रेगुलेशन का मतलब कमजोर सेफ्टी रूल्स नहीं है। इसका मतलब है रूल्स पहले से साफ हो, कौन सा डाटा देना है, कौन सा टेस्ट देना है, कौन सी सेफ्टी चेक होगी और डिसीजन में कितना टाइम लगेगा, ये पहले से पता होना चाहिए। बायोलॉजी में स्पीड जरूरी है, लेकिन सेफ्टी हटाकर स्पीड लाना बहुत डेंजरस हो सकता है। एक अनसेफ प्रोडक्ट एक कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो पूरे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पर लोगों का भरोसा कम कर सकता है। अब वापस आते हैं शुरुआत के सवाल पर, क्या बायोलॉजी इंडिया की अगली बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है? तो जवाब है हाँ, बन सकती है। इंडिया के पास अच्छे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिसिन और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, बायोमास अवेलेबल है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है। लेकिन पोटेंशियल अपने आप रिजल्ट नहीं बनता। सिर्फ अच्छे आइडिया से इंडस्ट्री नहीं बनती, सिर्फ रिसर्च पेपर से इंडस्ट्री नहीं बनती और सिर्फ बड़े टारगेट लिख देने से भी इंडस्ट्री नहीं बनती। साइंस से नई डिस्कवरी होगी, स्केल से प्रोडक्ट बड़ी क्वांटिटी में बनेगा, ट्रस्ट आएगा प्रॉपर टेस्टिंग से, सेफ्टी से और क्लियर रेगुलेशन से। इम्पैक्ट तब आएगा जब प्रोडक्ट सच में यूजफुल होगा, पेशेंट के लिए यूजफुल, फार्मर के लिए यूजफुल, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल और आम लोगों के लिए अफोर्डेबल। 2035 की सफलता सिर्फ 691 बिलियन यूएस डॉलर का नंबर नहीं होगी। असली सफलता तब होगी जब इंडियन लेबोरेटरी में बना आइडिया एक रियल प्रोडक्ट बने, वह प्रोडक्ट सेफ तरीके से मैन्युफैक्चरर हो, मार्केट में टिके और किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यही बायो इकोनॉमी की असली परीक्षा है, रिसर्च से रियल प्रोडक्ट तक, रियल प्रोडक्ट से रियल इम्पैक्ट तक। मैं हूं डॉक्टर अरुण और आप देख रहे हैं थिंक ट्विक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।